तो फैयाज, अब ऐसा है कि अब आपके पास आता हूं मैं कि जैसे अमाना ने कहा कि आज की डेट में ऑब्वियसली अमाना ने कहा एक भारतीय नारी और एक भारतीय नागरिक होने के नाते सबसे पहले वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसीलिए सपोर्ट करती है कि उन्हें लगता है कि देश जिस दिशा में जाना चाहिए, जो जो नीति एक देश की होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि अगर आप सब लोग इस देश के नागरिक हैं तो आपका पहला कर्तव्य तो एक देश के नागरिक के नाते होता है। बाद में हम हमारी सब आइडेंटिटीज, भले वो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है या कास्ट आइडेंटिटी होती है या लिंग्विस्टिक या रीजनल आइडेंटिटी होती है, उसके ऊपर जाते हैं। तो फिर फैयाज, कहाँ बात अटक रही है आपके हिसाब से? क्यों इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं होती? जो भी इस देश का नागरिक है, इस देश में पैदा हुआ है, अपने दिल में झांक के देखेगा तो उसके दिल से भी यही आवाज निकलेगी कि देश है तो हम हैं, देश बीमार है तो हम बीमार हैं, देश के साथ अगर कुछ भी ऊंच नीच है तो हमारे साथ ऊंच नीच है। तो उस पर तो सब क्लियर है, कोई बात नहीं। रही बात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात, जो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस पे हम लोगों ने जो पसमानदा डेमोक्रेसी यूट्यूब चैनल है पसमानदा आंदोलन का, उस पर भी हम लोगों ने बहस किया है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एक क्लियर कट एक बात की कि देखिए, बात वही खराब हो जाती है जब आप सारे मुसलमानों को एक समझने लगते हैं। देखिए, इस देश में जो सबसे बड़ा डिवीजन है मुसलमानों का ना, दो तरह के। एक तो देशज जो हैं, जो यहाँ के जातियों से यहाँ पहले एग्जिस्टिंग, चाहे वो जो भी धर्म रहा हो, या आपकी तरह चरवाका नास्तिक रहे हों, या हिंदू धर्म या सनातन धर्म कह लीजिए, बौद्ध धर्म कह लीजिए, इस तरह से जितनी भी है वहां से कन्वर्ट होके इस्लाम धर्म में आए हैं। दूसरे वो हैं जो बाहर से आके, जो आज भी स्वघोषित, मैं उनको कहता स्वघोषित विदेशी अशरफ, क्योंकि वो दिन भर अपने को विदेशी विदेशी कहते रहते हैं। एक जमाना हो गया, कई पीढ़ियां गुजर गई उनकी, फिर भी वो अपने को विदेशी कहते रहते। शेरवानी, किरमानी, समनानी, बुखारी, इस तरह के सरनेम लगाते हैं, और एक और वो विशेष रूप से पसमानदा के ऊपर डालते हैं कि देखो मैं शासक वर्ग हूँ, देखो मैं, हम लोग बाहर से आए हुए। मतलब टेबल टॉक में भी, ये चायखाने में बैठ के कहते रहते हैं कि अरे हमारे बाप दादा है। अभी एक साहब जो है वो बड़ा अंसारी टाइटल पे, वो अशराफ अंसारी हैं, उससे बड़ा कह रहे थे कि हमारे पास ये प्रिविलेज हासिल है कि हम भारत में ये टाइटल लेके आए। तो एक बहस में वो कह रहे थे। तो ये दिन भर ये कहते रहते हैं। तो वो एक वो है जो जो आज भी शासक वर्ग हैं इस देश में। मैं समझता हूँ 800 साल से वो शासक वर्ग हैं। पाकिस्तान भी ले लिया और आज भी बीजेपी में भी वो मंत्री बनते हैं, सब जगह वही है। तो मुसलमान नाम पे उन्हीं की बात चलती है। तो एक मुसलमान कह के जो एक बड़ा जो पॉपुलेशन है, जो इंडिजिनस है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो रीजनल लैंग्वेज बोलता है, रीजनल खान पान उसका है, उसका पहनावा, उसकी बातचीत, हर चीज क्षेत्रीय है। वो तमिलनाडु का होगा, उसका अलग पसमानदा होगा, उसका अलग होगा। कलकत्ते का पसमानदा होगा। धर्म तो दोनों का सेम है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पे, रीजनल आधार पे वो बिल्कुल उस इलाके के अन्य धर्म वो हिंदू धर्म हो या कुछ भी हो, उसके साथ उसका ज्यादा मिक्सअप है, मेल जोल है। तो उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब चाहे वो यूसीसी का मामला हो, देश को कोई भी मुस्लिम से संबंधित कोई भी इशू हो, वहां जब मुसलमान को एक समझते हैं, यानी ईरान और अरबी नस्ल के मुसलमान और भारतीय नस्ल के मुसलमानों को जब हम एक समझ लेते हैं, तो हम फिर किसी सही डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाते। यूसीसी में भी आप देखें, हम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो विदेशी मुसलमान बैठे हुए हैं, जिनकी ईरानी और अरबी सभ्यता संस्कृति, उसको हम क्यों माने भाई? वो हमारा उनका धर्म एक हो सकता है, पूजा पद्धति उनकी हमारी एक हो सकती है, हम भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनकी मुस्लिम नाम पे हम उनकी ईरानी अरबी कल्चर को हम क्यों एक्सेप्ट करें? हमारा कल्चर है, जैसे हमारे यहाँ एकदम स्पष्ट है कि शादी जब होती है तो एक माँ एक बाप या जोड़ा एक ही, बहुविवाह का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में नहीं है, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में नहीं, तो पसमानदा में भी नहीं है। इसलिए हम अपनी माँ की जगह पे किसी को नहीं देख सकते। इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि भाई 50 साल का आदमी 15 साल की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी 50 साल की उम्र हो, 15 साल की लड़की ब्याह के ले आए, मैं नहीं सकता कि या तो उनकी जगह घर में होगी या फिर हमारी जगह घर में होगी। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इसमें हम भारत के साथ हैं और हम उसको अटपटी लगती है। जैसे शादी ब्याह की बहुत सी बातें होती हैं जिसको हम बस हाँ कह देते हैं, लेकिन हम उसको, हमारा दिल उसको कबूल नहीं करता है। इसी तरह की बहुत सी बातें हैं। तो ये जो, और आप देखेंगे कि यूसीसी के बारे में, जो पर्सनल लॉ के बारे में जो डिफेंस करने के लिए जो बात कही गई थी, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत कहा गया था कि शासन जो है, राष्ट्र वो स्टेट जो है, इसको किसी तरह से उसको यूनिफॉर्मिटी करे,
उसमें जो सबसे बड़ी जो दलील दी जाती है वो कल्चर की दलील दी जाती है कि डिफरेंट ट्राइब्स हैं, बड़ा देश है हमारा, डाइवर्सिटी है, वो अपना छुपाते हैं इसके अंदर। डाइवर्सिटी है, फलाना ढिमकाना, बड़ी-बड़ी बातें, तो सब एक नहीं हो सकते हैं। हिंदियों में भी देखेंगे तो बहुत डिफरेंसेस हैं। तो भाई जब आप कल्चर की और कल्चर के बिटवीन हार्मोनी की बात करते हैं या कल्चर अलग-अलग इस ग्राउंड पे पर्सनल लॉ की वकालत करते हैं, तो फिर अरबी ईरानी नस्ल का मुसलमान और भारतीय नस्ल के मुसलमान की तो सभ्यता संस्कृति अलग है, तो फिर उनका भी पर्सनल लॉ अलग होना चाहिए। तो हम क्यों शेरवानी पहने हुए अशराफ लोगों के पर्सनल लॉ पे हम यकीन करें भाई? आप उस हिसाब से हमारा होना चाहिए। तो इस पे हम हमारा आंदोलन बिल्कुल स्पष्ट है। यूनिफॉर्म सिविल देखिए क्रिमिनल लॉ में पहले से है, यूसीसी में संविधान हमारा कहता है कि इसकी चेष्टा होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए और स्टेट को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो करना चाहिए। तो हम उसके साथ हैं, संविधान के साथ हैं। मैं यहाँ एक बात कह दूं टैगलाइन के तौर पे, मैं उनको अपना बड़ा भाई समझता हूँ। हमारे भाजपा के गाजीपुर के जो है युवा नेता है दिनेश वर्मा जी, मैं उनको अपना बड़ा भाई कहता हूँ। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, अभी कुछ ही दिन पहले एक हम लोग बैठे हुए थे एक गोष्ठी में, तो वो कह रहे थे कि देखिए हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये जो हमारा धर्म है, ये जो व्यक्तिगत धर्म है, ये हमारे घर के अंदर है, लेकिन जब हम समाज में आते हैं तो उस वक्त हमारा धर्म, संविधान हमारा धर्म होता है और सार्वजनिक जीवन में हमें संविधान के पालन करना है, व्यक्तिगत धर्म आप अपना घर में पालन करिए। तो ये बहुत ही सत्य बात है एक ऐसे देश के लिए जहाँ कई धर्म, संप्रदाय और नाना प्रकार के कल्चर की डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं एक साथ रहते हैं। तो हमारा सार्वजनिक संविधान है और संविधान ये कहता है कि यूसीसी की कोशिश की जानी चाहिए, स्टेट को इस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हम उसके साथ हैं, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर सभ्यता संस्कृति बात है तो हमारी उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखिए उसको, हालांकि वो एनजीओ है लेकिन गवर्नमेंट उसको बिल्कुल अथॉरिटी समझती है मुसलमानों की और बाकायदा उनके जो भी बड़ा विवादास्पद बयान दिया उसके प्रवक्ता ने तालिबान को लेकर, स्वतंत्रता सेनानी फलाना ढिमकाना, ये अक्सर देते रहते हैं, फिर बोर्ड अपना पल्ला झाड़ लेता है, ये पक्ष विपक्ष दोनों मेंटेन किए रहते हैं। तो सरकार भी, सेकुलर मीडिया भी और तमाम लोग उन्हीं विदेशी मुसलमानों को ही जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैंने तो एक ट्वीट भी किया था कि ये पैरेलल बिल्कुल भारत सरकार के पैरेलल चलती है। भारत सरकार कुछ कह रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ कह रही है और पसमानदा जो है 13 से 15 वो भी पीछे पीछे बड़े आबादी को वो जब जरूरत होती है मुसलमान कह देते हैं, जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो नहीं भाई ये मुसलमान नहीं है। तो मीडिया भी उन्हीं को मुसलमान समझती है। इसलिए एक मैं समझता हूँ एक दिक्कत पैदा हो रही है किसी भी इस तरह की चीजों को डील करने के लिए। एक बड़ा इशू है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो एक डिवीजन है देसी विदेशी का, ये तो है ही है और समाज में है, आमतौर से दिखाई भी देता है। इसको सामने रख के जब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम मुसलमानों इस देश की किसी भी समस्या को ढंग से ना समझ सकते हैं ना उसके ढंग से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं।